you head to the most important chapter of this class of, or you can say of the GST. ठीक है, it is the base. अगर आपने यही चैप्टर नहीं कवर अप किया तो all in vain. ठीक है, and the weightage will be 4 to 12 marks. ठीक है, एक क्वेश्चन तो कम से कम 12 नंबर का भी इसमें से आ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको बताएगा कि सप्लाई का से हमारा क्या मतलब है और सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता है। और पेपर में आपको ना 3, 4, 5 क्वेश्चंस भी इस चीज के ऊपर मिलेंगे कि आप जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूट कीजिए फॉर द मंथ ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर अब उसमें सप्लाई में क्या इंक्लूड करना और क्या नहीं करना। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इनडायरेक्टली इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये एक तरह से फाउंडेशन चैप्टर है जिसके ऊपर पूरी जीएसटी की इमारत हम खड़ी करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, तो ऑब्वियसली वो कहता है कि जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स शुरू करने से पहले गुड्स की डेफिनेशन एक बार थोड़ा सा हमें बता दीजिए। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और हाईलाइट कीजिए, हाथ से भी लिखिए 252 क्लॉज 52। ठीक है, जो गुड्स की डेफिनेशन है, एंड ऑब्वियसली ऑफ विच एक्ट, सीजीएसटी एक्ट। तो उसमें गुड्स की डेफिनेशन हमारे पास है 52 नंबर पे। तो वो कहता है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन नाम लेकर दो चीजों को बाहर निकाला गया, मनी को और सिक्योरिटीज को। वो कहता है कि जी कभी भी गुड्स की डेफिनेशन में आप इंक्लूड नहीं करेंगे। और फॉलोइंग टू को नाम लेकर इंक्लूड किया गया। नंबर 1 एक्शनेबल क्लेम, और दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और द थिंग्स, जो कि आज तो लैंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनको सप्लाई करने के लिए बिफोर सप्लाई डिटैच कर दिया जाएगा, सवेयर मतलब अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं जो कि आज खेत में हैं, और अगर मैं उनको बेच देता हूं तो वो कहता है कि जी इसको, क्योंकि आपने लैंड के साथ नहीं बेचा, इसको आप अलग करके कट करके बेचेंगे। टिम्बर, ठीक है, इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल कि टिम्बर हमारे खेतों में लगा हुआ है और किसी को हमने बोला कि 10 लाख में आप ये सारे पेड़ ले लो, तो वो कहता है कि जी यस, इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। आप कहेंगे कि सर लेकिन ये तो मूवेबल है नहीं, तो हमने कहा कि नहीं, सप्लाई से पहले ये मूवेबल बन जाएंगे। आज जब इनका सौदा हुआ तब तो ये मूवेबल नहीं है, बट लेटर ऑन इसे मूवेबल बना दिया जाएगा। तो वो कहते हैं गुड्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? नंबर 1, इट शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी की ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो कहता है विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट एंड सोल्ड इनटू द मार्केट, जिसको मार्केट में लेकर आया जा सकता है या फिर वहां से लेकर जाया जा सकता है। मूवेबल तो आपको पता ही है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर आ जा सकते हैं। सो आई एम स्किपिंग इट। सेकंड, मनी स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड। तो वो कहता है कि मनी से हमारा मतलब है लीगल टेंडर। ठीक है जी, डिमोनेटाइजेशन के बाद तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि लीगल टेंडर से हमारा क्या मतलब है। और इसकी लास्ट लाइन अच्छी है, तो वो कहता है कि इंडिया का जो लीगल टेंडर है दैट इज मनी, और मनी के लेन देन के ऊपर जीएसटी नहीं होगा। हाउएवर, अगर किसी करेंसी को आपने होल्ड किया है फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, फिर उसे मनी नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो लेटर से आपके दादाजी दादी जी की आप अलमीरा खोलते हैं और वहां पे एक बॉक्स आपको मिलता है जिसमें कॉइन्स हैं। ठीक है, और वो आपको दिखाते हैं कि पहले 10 रुपए का कॉइन होता था या 100 रुपए का इस तरह का कॉइन आता था। ठीक है, कब 70, 80, 90 साल पहले। ठीक है, और आप देख के बड़े हैरान होते हैं और आपको पता लगता है कि आज ये कॉइन 100 रुपए का कॉइन जो है ये 2 लाख रुपए का बिक जाएगा। ठीक है, और वो अब लीगल टेंडर भी नहीं है, बट क्योंकि वो इतना एंशिएंट है तो अब उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप उस कॉइन को 2 लाख रुपए का किसी को दे रही हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मनी ही तो दी है और मनी इज एक्सक्लूडेड। तो वो कहता है कि ये कोई मनी नहीं है, इट इज द करेंसी विच यू आर होल्डिंग इट फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। ठीक है, पहले टाइम पे वो कॉइन नोट्स आते थे, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े नोट्स आते थे, है ना। मूवीज में भी आपने देखे होंगे, देवदास या किसी मूवी में, तो वो पुराने नोट्स हैं और उन नोट्स की आज के टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, बट दैट इज अ गुड। ठीक है, उसको आप मनी नहीं कह सकते बिकॉज दैट इज नॉट अ लीगल टेंडर। और इसके अंदर फॉरेन करेंसी भी इंक्लूड है। ठीक है, सिर्फ इंडियन नहीं, फॉरेन करेंसी भी। तो अगर आपके पास डॉलर्स हैं और अगर आपने डॉलर्स देकर यूरो लिए हैं तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगे। ठीक है, सो करेंसी में इंडियन करेंसी भी और फॉरेन करेंसी भी। फिर वो कहता है कि जी दूसरा जिसको नाम लेकर बाहर निकाला तो दैट इज सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन हमेशा सारे देने से कतराते हैं जी, कंपनीज एक्ट भी नहीं देता, इनकम टैक्स भी नहीं देता और जीएसटी एक्ट भी नहीं देता। वो कहता है कि जी जाकर आप SCRA में पढ़ लो, दैट इज द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। तो हम वहां पर गए और वही डेफिनेशन जो हमारे डीएनए में बसी हुई है। ठीक है, सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर स्टॉक एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ द लाइक नेचर। सेकंड इज द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स पता है ना आपको, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती बट वो अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं। तीसरा CIS के अंदर
जिसको पहले AIF के नाम से जाना जाता था। तो CIS के अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या यूनिट्स अगर आपने इशू कर रखे हैं तो उनको भी सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाए। SARFAESI एक्ट के अंदर, ठीक है जी, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड द एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी, ये बैंक्स की प्रोटेक्शन के लिए आया था। तो इसके अंदर अगर आपने कोई सिक्योरिटी रिसीट इशू की है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटाइजेशन का, ठीक है, जिसमें एक बड़े एसेट्स के बंडल को हम छोटी छोटी सिक्योरिटीज में बांट देते हैं। तो SARFAESI एक्ट में उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स इशू की जाती हैं, तो उसके ऊपर भी GST नहीं लेगा। द लास्ट इज वेरी इजी, यूनिट्स ऑफ एनी म्यूचुअल फंड्स की, ठीक है, इन सबको सिक्योरिटीज कहा गया, और जैसे ही इनको सिक्योरिटीज कहा गया ये GST से बच के निकल गए। हाउएवर उन्होंने कहा कि जी यूलिप्स नहीं, यूलिप्स को वो कहता है कि जी सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में यूलिप्स इंक्लूड नहीं होंगे, हेंस यूलिप्स अगर किसी ने खरीदे बेचे या ट्रांसफर किए हैं तो उसको सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड करके GST लग जाएगा। गॉट दिस? तो सिर्फ इतनी सी बात है कि सिक्योरिटी शैल नॉट इंक्लूड द यूलिप्स। यूलिप्स का थोड़ा सा मतलब उसने बताया, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको यूलिप्स कहा जाता है, ठीक है। वर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जब हमारी फाइनेंस की क्लास होती है तो उसमें हम बहुत ज्यादा मन भर के गालियां देते हैं यूलिप्स को कि एक कभी भी नहीं लेनी चाहिए, डू नॉट मिक्स, ठीक है, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज द एक्शनेबल क्लेम्स। मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। एक्शनेबल क्लेम की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन यहां पे भी है, मूवेबल प्रॉपर्टी और TPA के अंदर भी है। एनी हाउस हमें इतनी डेप्थ में उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर जब नेगेटिव लिस्ट आएगी, जब शेड्यूल 3 आएगा, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी सारे एक्शनेबल क्लेम्स नेगेटिव लिस्ट में उनको सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 3 को रख लो, दैट इज लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, दैट्स इट, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जी कितनी तरह के एक्शनेबल क्लेम होते हैं, इनकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, बाद में सबको हमने माफ कर देना है, ठीक है। बट अगर आप कहते हैं सर फिर भी थोड़ा सा तो बताओ एक्शनेबल क्लेम्स क्या है, तो मैं आपको कहूंगा अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। तो वो कहता है कि एक्शनेबल क्लेम्स की जो डेफिनेशन है वो TPA के अंदर गिवन है, ठीक है। 1882 बहुत ही पुराना एक्ट है, और TPA ने एक्शनेबल क्लेम को क्या बोला, कहता है कोई भी लोन अदर देन सिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड कैसे है, मॉर्गेज है, हाइपोथिकेशन है या प्लेज है, सबको जाने दो। इसका मतलब इन शॉर्ट अनसिक्योर्ड लोन्स को एक्शनेबल क्लेम कहा गया। या फिर आपके पास किसी प्रॉपर्टी के अंदर मूवेबल या मूवेबल के अंदर क्या है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो उसे भी एक्शनेबल क्लेम कहा जा सकता है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम की कोई एग्जांपल देता हूं। लेट से मैंने मिस्टर ए से 1 लाख रुपया लेना है और आपने मेरे से 1 लाख रुपया लेना है। आप मेरी जान हर रोज आके खाते हो कि सर 1 लाख दे दो, मैं उसको कॉल मिलाता हूं कि सर 1 लाख दे दो। एक दिन मैंने कहा कि जी आई डू हियर बाय असाइन यू, कि उस मिस्टर ए से जो 1 लाख रुपए कलेक्ट करने की मेरी पावर है, वो पावर मैं आपको दे देता हूं। आप जाके उसकी जान खाओ, मेरी जान मत खाओ, क्योंकि मैंने भी उससे लेकर ही आपको देने हैं, ठीक है। सो इट इज एन एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, जिसमें मैंने पावर आपको दे दी। या फिर आपके पास कोई लॉटरी टिकट है, एग्जांपल्स इन्होंने दी भी है। अनसिक्योर्ड लोन्स, राइट टू पार्टिसिपेट इन द ड्रॉ इन एनी लॉटरी की टिकट है आपके पास, ठीक है, उसका कोई भी प्राइस निकलाओ, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए। राइट टू बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिबेंचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बैंक गारंटी, FDR की जो रिसीट है, ठीक है, और एरियर्स ऑफ द रेंट, किसी से आपने रेंट लेना है और वो आपको नहीं दे रहा है, तो ऑल ऑफ दीज आर द एक्शनेबल क्लेम्स। और वो आगे यही बात बता रहा है कि एक्शनेबल क्लेम्स इतने सारे आपको कवर अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ 3 एक्शनेबल क्लेम्स GST के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। फाइन जी, ये आगे हम स्किप कर रहे हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है या टिम्बर है, ठीक है, इन सबको हम GST में इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ऑल्दो दे माइट बी टुडे अटैच्ड टू द अर्थ, लेकिन उनको सप्लाई करने से पहले डिटैच कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल दूं आपको इंटरेस्टिंग, अगर मैंने अपना खेत बेचा और साथ में फसल भी बेच दी तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर सिर्फ फसल बेची है, खेत नहीं बेचा, सो इन दैट केस उसके ऊपर GST लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन उसने क्या बोला, ग्रोइंग क्रॉप्स विच आर टू बी सर्वेयर्ड फ्रॉम द लैंड बिफोर सप्लाई, जिनको अलग किया जाएगा सप्लाई करने से पहले। बट अगर मैंने साथ में ही दे दिया फिर नहीं। गॉट दिस? अगर लैंड के साथ बेचा फिर उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज 52 के बाद 102, और यहां पर हम आएगी सर्विसेज की डेफिनेशन में। तो कहते हैं सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स हैं वो गुड्स तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप सर्विसेज और मनी और सिक्योरिटीज को यहां पे भी हमने एक्सक्लूड किया, बट इंक्लूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, द यूज ऑफ मनी।
And second is the conversion by the cash or any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination. ठीक है जी, आपने currency to currency करवाई, form to one form to another form. Form की एग्जांपल दूं, मैंने कैश देकर डीडी बनवा लिया, ठीक है, सो एक ही बात है, कोई फर्क, मैं आपको 10,000 का कैश दूं या 10,000 का डीडी दूं, आपको कोई फर्क लगेगा? कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन करेंसी टू अनदर करेंसी, मैंने आईएनआर देके यूएसडी ले लिया, वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, मैंने आपको 500 के नोट की जगह 200 का बंडल दे 2000 का बंडल दे दिया, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वो कहता है कि जी इसको जीएसटी नहीं लगेगा अगर सेपरेट कंसिडरेशन ना हो तो, बट अगर सेपरेट कंसिडरेशन है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। मतलब अगर डीडी बनवाने के लिए मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े तो 100 रुपए के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। 2 लाख रुपए का डीडी है, 2 लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपने पे किया उस पर आपको देना पड़ जाएगा। और अगर डिनोमिनेशन, कई बार ना बैंक के पास आप कॉइन्स लेने जाते हैं, उनके पास पैकेट बने होते हैं कॉइन्स के, 100 500 के कॉइन्स के, तो वो कहते हैं कि कॉइन का हम आपको पैकेट तो दे देंगे लेकिन 10 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे 500 के पीछे, ठीक है, तो वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है उसके ऊपर जीएसटी है, ठीक है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करता, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए बता देता हूं, यूज ऑफ मनी के अंदर एग्जांपल आती है जी इंटरेस्ट। मैं आपका पैसा यूज करूंगा तो आपको पता है क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट। तो आप कहेंगे सर इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है? नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि आगे जब मैं आपको एग्जाम्पशंस का चैप्टर करवाऊंगा तब वहां पे आपको मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट विच इज अगेंस्ट द यूज ऑफ मनी, तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट है। लगा था, जीएसटी लगा था लेकिन बच गए, एग्जाम्पशन आ गई और फिर जीएसटी लगना बच गए। बट कल अगर वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाएगी तो कल इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी भी लग सकता है। गॉट दिस? क्योंकि जीएसटी इज इंक्लूडेड इन द सर्विसेज। फाइन जी, तो ये थोड़ा सा बता रहा है। ये एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, दैट इज द यूज ऑफ मनी की और ट्रांजैक्शन ओनली मनी की। अगर मनी से मनी है, ठीक है, मैंने सेल्फ का चेक दिया 5 लाख का और बैंक ने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, इन दैट केस कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर बैंक कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है। अब वो कहते हैं कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हम आपको और भी बताना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी फास्ट रीड है। सबसे पहले पर्सन, क्योंकि इसमें ना सभी जगह आएगा कि एनी पर्सन, तो जीएसटी किन किन लोगों पे लगता है? सबके ऊपर लगता है, सबके ऊपर। सो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी और बीओआई, वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कोई भी कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। बॉडी इनकॉर्पोरेटेड जो इंडिया या इंडिया के बाहर बनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में है। लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसको हम एजेपीवी बोलते हैं, तो इन सब को हमने इंक्लूड कर दिया। टैक्सेबल टेरिटरी, एक वर्ड, इंडिया, ठीक है जी। टैक्सेबल टेरिटरी माने के इंडिया, ठीक है। सो इंडिया इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर, ऑब्वियस। अब वो कहता है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ऑब्वियसली माने क्या? इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया। अब वो कहते हैं इंडिया की डेफिनेशन बता दो, तो कस्टम अगर आप पढ़कर आए हैं तो ये कंफ्यूजिंग आपको लगेगी। कस्टम में इंडिया की डेफिनेशन है, इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पे वो कहता है कि जी एक तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बताया है कि इंडिया की सरहदें कहां कहां पर है, ठीक है, दैट इज। और वो कहता है समुद्र में टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ईईजेड, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जीएसटी कहता है कि इंडिया लगेगा। तो अगर आपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी जाकर कोई सर्विसेज, वाटर स्पोर्ट्स, फेरी, टूरिस्ट, कुछ भी सर्विस करवा दी तो उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा क्योंकि आप अभी इंडिया में है। बट अगर आप ईईजेड के बाहर जाकर कोई सर्विसेज करेंगे तो यहां पे जो इंडिया की डेफिनेशन है, दैट इज नॉट लिमिटेड टू TWI, दैट इज एक्सटेंडेड टू EEZ। और वो कहता है कि EEZ तक समुद्र के नीचे कुछ है, झरना है कोई या कुछ हवा में है, सब कुछ इंडिया ही माना जाएगा। ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब आने जा रहे हैं जी, एक है सप्लायर और एक है रेसिपिएंट। सप्लायर वो जिसने गुड्स या सर्विसेज दी हैं, समझते हैं आप ये वर्ड सप्लायर, ठीक है, जिसने वो सर्विसेज सप्लाई की है। जैसे अगर मैं शॉपकीपर से जाकर लैपटॉप लेकर आता हूं, देन द शॉपकीपर इज द सप्लायर एंड आई एम द रेसिपिएंट, ठीक है। लेट अस आई एम टीचिंग यू टैक्सेशन, तो आई एम द सप्लायर एंड यू ऑल आर द रेसिपिएंट, ठीक है। और कई बार अगर आपको सप्लायर और रेसिपिएंट में कंफ्यूजन हो भी कि सर इस केस में सच में नहीं समझ में आ रहा कि सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, तो मैंने आपको एक पहचान बताई थी, रेसिपिएंट ऑलवेज पे, ठीक है। तो आप ये देखिए जी इन दोनों केसेस में पे कौन कर रहा है? जो पे कर रहा है वो रेसिपिएंट है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि सप्लायर कहे कि जी मैं गुड्स भी दे देता हूं और साथ में पैसे भी दे देता हूं,
ठीक है, अगर ऐसी दुनिया होती फिर हमें CS या CA करने की क्या जरूरत थी। एंड सप्लायर इंक्लूड्स एजेंट, जो उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। और रेसिपिएंट की डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की इन्होंने। कहता है कि जी कंसीडरेशन है कि फ्री में दे रहे हो सर्विसेज, तो वो कहता है कि जी अगर तो कंसीडरेशन है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे फॉर द कंसीडरेशन, ठीक है जी, जिसने कंसीडरेशन पे करनी है। थोड़ा सा फर्क है जी, मैं ये नहीं बोल रहा जिसने कंसीडरेशन पे की है, जिसने कंसीडरेशन पे करनी है, हु इज लायबल टू पे, ही इज द रेसिपिएंट, ठीक है। और हमने कहा सर कंसीडरेशन है ही नहीं, हम तो ये गुड्स फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, फ्री सैंपल्स हैं, सर्विसेज फ्री में दे रहे हैं, आप बताओ। तो वो कहता है कि गुड्स के केस में जिस पर्सन को वो गुड्स का पोजेशन हैंड ओवर किया गया है वो है जी रेसिपिएंट, क्योंकि अब कंसीडरेशन तो है नहीं। और अगर सर्विसेज फ्री में दे रहे हैं तो जिस पर्सन को वो सर्विसेज रेंडर की गई है, ही इज द रेसिपिएंट। बट अगर कंसीडरेशन है तो वो पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसीडरेशन। आर वी गुड सो फार? और वो कहता है ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स एजेंट। बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन अगर आपको PGBP, ठीक है, इंटर का याद हो, ठीक है, बहुत दूर है ना, आप कहेंगे सर परसों क्या पढ़ाया था वो याद नहीं, इंटर। इंटर के अंदर PGBP के अंदर सेक्शन 28 हम शुरू करते हैं जी, तो ये बिजनेस की डेफिनेशन आती है, वहीं से कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे की गई है, थोड़ी सी आपको पढ़ा देता हूं। वो कहते हैं इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और द सिमिलर एक्टिविटी whether or not for its pecuniary benefit। समझते हैं आप, ट्रेडिंग, कॉमर्स भी सेम नेचर का, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन जो कि आप डेवलप करते हैं जी, CA और CS, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वोकेशन जो बाय बर्थ आपके पास कोई टैलेंट है, ठीक है, डांस या डांस नहीं कहना चाहिए, सिंगिंग, ठीक है, एडवेंचर जो वन टाइम नेचर होती है, ठीक है, जो आप कभी कभार कर लेते हैं, वेजर इज गैम्बलिंग, ठीक है। फिर वो कहता है कि और इनसे कनेक्टेड या इंसुलरी, इनके साथ जुड़ी हुई कोई भी इनकम। और फिर वो कहता है कि एनी एक्टिविटी जो कि सब क्लॉज ए के अंदर आ रही है, अब उसका वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूटी या रेगुलरिटी नहीं देखा जाएगा, वेदर और नॉट, ठीक है। अब आपने वो 10 बार किया कि सिर्फ एक ही बार किया कि 100 बार कर चुके, इससे कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, क्वांटिटी वगैरह नहीं देखा जाएगा। और लास्ट में वो कहता है कि अगर आपका बिजनेस क्लोज या कमेंस हो रहा है तो उस वक्त जब आप गुड्स को एक्वायर या सप्लाई करते हैं तो उसको भी इसमें कनेक्ट कर लिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर मैंने आज अपना बिजनेस बंद कर दिया तो मेरे पास जितना स्टॉक है, कैपिटल गुड्स है, ठीक है, लेटेस्ट कोई मशीनरी है, लैपटॉप है, AC है, ये सब भी बेच रहा हूं, तो वो कहता है ये सब कुछ भी बिजनेस के अंदर ही आ जाएगा। बाकी आपने खुद पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, एल्स इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्किपेबल। कमिंग फर्दर जी, तो वो कहता है कि जी GST में टैक्सेबल इवेंट क्या है, तो वो कहता है सिर्फ एक वर्ड बोलना चाहते हैं, दैट इज सप्लाई, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जब एक्साइज ड्यूटी था तो वो बोलता था मैन्युफैक्चर, एक वर्ड बोलता था मैन्युफैक्चर, वैट बोलता था सेल, ठीक है, सर्विस टैक्स बोलता था कि सर सर्विसेज होनी चाहिए, सबकी अलग अलग कहानियां थी, लेकिन अब वो तीनों जाके सबस्यूम हो गई किसमें, GST में, और GST ने एक वर्ड बोला जी सप्लाई, ठीक है। हमें एक्सपेक्टेड था कि सर ये बोलेंगे सेल, वो कहते नहीं, सेल नहीं, सप्लाई। और सप्लाई की जो डेफिनेशन है, सप्लाई का जो स्कोप है वो हमें सेक्शन 7 में पता लग रहा है, 7 ऑफ द CGST एक्ट, और इसमें अमेंडमेंट भी है जी, और अमेंडमेंट भी बैक डेट से है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट को मैं हाईलाइट करूंगा और वो अमेंडमेंट अभी थोड़ा सा लेट आएगी। गॉट दिस? तो ये जो सेक्शन 7 है जी वो इस चैप्टर की जान है, और ये चैप्टर पूरा GST का बेस है। तो अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट द सेक्शन 7, हाथ से लिखेंगे सेक्शन 7 सो दैट आपकी नजर हमेशा इसके ऊपर जाए और आपको ये सेक्शन 7 याद रहे। ओके, तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं जी सेक्शन 7 में सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए, ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, और जिसने कहा कि जी ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। ऑल फॉर्म्स से क्या मतलब है, कहता है कि जी आपने वो सप्लाई क्या क्या किया, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड, कर चुके या अभी सिर्फ सौदा करके आए हो, एग्रीड टू मेड, ठीक है जी, दैट इज अभी सिर्फ डील डन किया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन याद है आपको, वही HUF, इंडिविजुअल, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, AJP, सारे वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अभी इसी को मंथन करेंगे जी अच्छे से, ठीक है, इसकी के ऊपर आधा 1 घंटा लगाएंगे,
अगले पेज के ऊपर आ रहे हैं, तो वो कहता है कि डिकोड करते हैं किसको, 7(1)(a को, और वो कहता है कि अगर आप 7(1)(a) में सप्लाई बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 1 कहते हैं सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब अगर मैंने अपना घर बेचा है, अब घर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अब घर ना ही गुड्स है और ना ही सर्विसेज है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो वो कहता है कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो कहता है एनीथिंग जो कि गुड्स और सर्विसेज नहीं है, जैसे कि मनी, जैसे कि सिक्योरिटीज, तो उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। सेकंड कहता है कि इट शुड बी मेड फॉर द कंसीडरेशन, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस या बिजनेस के अंदर ही किसी वजह से आपने किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 और 5, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पहले डिकोड चाहे ना हुए हो। नंबर 1 इट शुड बी बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन की अभी आगे डेफिनेशन आएगी, और वो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में क्या लिखेगा, द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है, या फिर तो आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो, अब चाहे आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाई हो, अगर आपने वॉलेंट्री भी करवाई, ठीक है, अगर आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है, ठीक है, तो मारिए, फिर अब मार ली तो फिर आप टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। तो आपने अगर गुड्स दिए हैं फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर द कंसिडरेशन, तो आपको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और लायबल टू बी रजिस्टर्ड मतलब जिसको लायबल तो है, जो थ्रेशोल्ड क्रॉस तो कर गया या फिर वो सेक्शन 24 में फॉल कर गया, लेकिन उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, उसको भी जीएसटी में कवर अप कर लिया जाएगा। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया अंडर द जीएसटी। मतलब अगर मैं पेट्रोल डीजल दे रहा हूं तो पेट्रोल डीजल को अभी तक जीएसटी के पर्व्यू में नहीं लेकर आए हैं, दैट केस उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना। या फिर मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रहा हूं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर भी जीएसटी एग्जम्प्ट है, ठीक है, अगर वो एग्जम्प्ट है तो भी उसके ऊपर जीएसटी, क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना है। तो 5 शर्तें पूरी करनी है, दोबारा से करेंगे। सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए। सेकंड फॉर द कंसिडरेशन शुड बी फॉर द बिजनेस बाय अ टैक्सेबल पर्सन एंड शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। ये 5 शर्तें अगर आप पूरी कर देंगे तो 7(1)(a) के तहत आपको सप्लाई कह दिया जाएगा, और जैसे ही हमने बोला सप्लाई, आपके ऊपर लग गया जीएसटी। कॉटस इसी को दोबारा से अब वो कर रहा है डिकोड। अब वो कहता है कि सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, तो यहां पे जो सप्लाई की डेफिनेशन शुरू हुई ना सेक्शन 7 के अंदर, तो वो शुरू हुई किस वर्ड से, सप्लाई इंक्लूड्स। तो वो कहता है कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव नहीं है। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले तो वो कहता है गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, हमने ऑलरेडी कर लिया। अब वो कहता है कि सप्लाई की इन्होंने बोला ऑल द फॉर्म्स से क्या मतलब है, तो वो कहता है कि जैसे कि सेल और ट्रांसफर, ठीक है, तो ये सेल एंड ट्रांसफर बता रहे हैं। सेल तो आपको समझ में आता है जब आप ऑनरशिप किसी और को दे देते हैं, ऑनरशिप या टाइटल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमने कहा सर सेल हमें बहुत पहले से पता है, ये वर्ड बताओ जी ट्रांसफर। जब जीएसटी आया ना तो देश में बहुत धरने हुए जी, बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया, बड़ी सारी एसोसिएशन सामने आई और उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई इसी वर्ड से, दैट वाज द ट्रांसफर, ठीक है। अब ट्रांसफर का इन्होंने क्या मतलब बोला कि जब पोजेशन एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, तो मैं कहा सर दोनों हाथ मेरे हैं, और मैं अगर अपने ही एक हाथ से अपनी ही एक ब्रांच से अपनी दूसरे ब्रांच के अंदर अगर गुड्स को ट्रांसफर करना हो, अपने एक शोरूम से अपने दूसरे शोरूम में ट्रांसफर करना हो, अपने ही एक गोडाउन से अपने दूसरे गोडाउन में देना, अगर प्रिंसिपल अपने ही एजेंट को ट्रांसफर कर रहा है, ऑनरशिप नहीं बदली गई, फिर भी जीएसटी लगेगा। वो कहता है कि जेल लग जाएगा, क्योंकि सप्लाई के अंदर हमने लिख दिया जी वर्ड ट्रांसफर, और बहुत गड़बड़ हुई जी इसकी वजह से, और बहुत ज्यादा जीएसटी गवर्नमेंट के पास एडवांस में पहुंच गया, ठीक है। ये मैं लेटर ऑन प्रूव कर दूंगा कि इसके अंदर रेवेन्यू लॉस तो नहीं है, लेकिन इट इज लाइक द प्री पेमेंट ऑफ द टैक्स, जबकि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल पे मैं अपने कस्टमर से कलेक्ट करूंगा फिर गवर्नमेंट को दूंगा, लेकिन अगर मैंने अपनी ही ब्रांच से दूसरी ब्रांच को दिया तो ये टैक्स मेरे को एक बार अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। सो इट इज लाइक द प्री पेमेंट। बार्टर एंड एक्सचेंज, ये भी इकट्ठे वर्ड पढ़े जाते हैं। बार्टर इज व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज, मतलब गुड्स के बदले में सर्विसेज या सर्विसेज के बदले में सर्विसेज या गुड्स के बदले में गुड्स, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 3 पुरानी गाड़ियां थी, मैं वो तीनों ले गया और वो तीनों मैंने कंपनी में दी और उसके बदले में एक नई गाड़ी ले आया, सो दैट इज द बार्टर। लेकिन एक्सचेंज वो होता है जिसमें पार्शियली आप कंसिडरेशन काइंड में देते हैं और पार्शियली आप कैश में देते हैं। जैसे कि मैं एक गाड़ी पुरानी लेकर गया और एक नई गाड़ी ले आया, प्लस मेरे को 5 लाख रुपए और भी देने पड़े। So this is the exchange, this is not the barter. Barter में सिर्फ गुड्स और बदले में गुड्स होता है, उसमें मनी इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन एक्सचेंज के अंदर पार्शली इन काइंड एंड पार्शली इन कैश। लाइसेंस, रेंट और लीज, ये एक ही वर्ड है,
ठीक है, जब आप किसी और को अपनी गुड्स को यूज करने की परमिशन देते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम इनके नेम चेंज होते रहते हैं। पहले सबसे पहले बॉम्बे रेंट एक्ट था, तो उसके अंदर रेंट वर्ड था, उसके बाद लीज आया, और आजकल सिर्फ लाइसेंस होता है कि जिसमें हम कहते हैं यू आर हैविंग द परमिशन टू यूज इट, ठीक है। और अगर ये परमिशन ना हो तो इट विल बी इलीगल फॉर यू टू यूज माई प्रॉपर्टी। और डिस्पोजल इज जब हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हमने इसके अंदर कवर अप की एंड वी आर मूविंग अहेड। सेकेंड वो कहता है कि जी कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन आपको पता ही है, क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। अब वो कहता है कि जी कौन दे रहा है ये नहीं मैटर करता, और इसने ये बात बोली भी, कहता है कि जी कंसिडरेशन के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द रेसिपिएंट, इट कैन बी मेड फ्रॉम द थर्ड पर्सन एज वेल, ठीक है। लेटर से कोई शॉपकीपर था, किसी के गरीब के घर आ गया जी, लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि जी इसने 2000 रुपए देने हैं, ये देता ही नहीं है। उसके पड़ोसी को तरस आ गया और उसने वो 2000 रुपए दे दिए, तो कंसिडरेशन इज देयर, हेंस इट इज अ सप्लाई, और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जैसे ही उसके पड़ोसी ने पे कर दिए, पड़ोसी रेसिपिएंट बन गया, जी नहीं, क्योंकि रेसिपिएंट की डेफिनेशन थी लायबल टू पे, लायबल टू पे। वहां पे ये वर्ड नहीं था कि हु पेज द कंसिडरेशन, वहां पे था वर्ड हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन, ठीक है। सो रेसिपिएंट यही रहेगा क्योंकि लायबिलिटी इसी की थी, बट अगर पे किसी और ने भी कर दिया तब भी कंसिडरेशन अगर वहां पर है तो उसको सप्लाई की डेफिनेशन में कवर अप कर लेंगे। चलिए, ये एक अच्छा पॉइंट है। वो कहता है कि जी अगर आपने किसी से डिपॉजिट या एडवांस लिया है, जैसे कि अगर मैंने कोई जगह रेंट पे ली, तो बड़ी बार ना फर्निश्ड प्रॉपर्टी होती है, तो जो लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है कि यार मैंने इतना एसी टीवी और अंदर लगा रखा है वॉशिंग मशीन, सो उसके बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो, ठीक है। बट रेंट अलग है, रेंट मैंने बोला इसी में से काट लेना, वो कहता नहीं नहीं नहीं, ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपको रेंट तो मुझे अलग से देना पड़ेगा पर मंथ, और जिस दिन आप छोड़ के जाओगे अगर मेरा एसी टीवी माइक्रोवेव सब कुछ ठीक हुआ तो मैं आपको 1 लाख वापस दे दूंगा। तो वो जो डिपॉजिट है वो सप्लाई कंसिडरेशन की डेफिनेशन में कवर अप नहीं किया जाएगा, बिकॉज दैट इज लाइक द सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, इट इज नॉट द एडवांस। कमिंग फर्दर, और वो कहता है इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं जी, सो यू नीड नॉट टू रीडू इट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो वो कहता है कि अगर आपने गुड्स कोई एग्जीबिशन लगाई थी उसमें बेच दिए, कोई ट्रेड फेयर में बेच दिए, वारंटी में दे दिए, या फ्री सैंपल दे दिए, क्योंकि ये सारे बिजनेस के कोर्स के अंदर हैं, तो इन सबको सप्लाई कवर अप कर लिया जाएगा। सेकेंड एग्जांपल बहुत अच्छी है, जिसमें वो कहता है कि इंडिविजुअल ने कार खरीदी फॉर द पर्सनल यूज, और कुछ साल यूज करने के बाद उसने उसे बेच दी। अब वो कहता है ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर अप नहीं होगा, क्योंकि कार को बेचना उसका बिजनेस नहीं था, ठीक है। उसका बिजनेस कुछ और हो सकता है, लेट से बुक्स बेचना, ठीक है, बट कार्स को बेचना उसका बिजनेस नहीं था। इन दैट केस यहां पर उसे कवर अप नहीं किया जाएगा। अभी गेटिंग इट? बट अगर आप कहते हैं कि सर कार उसकी कैपिटल गुड्स से, उसने फैक्ट्री के नेम से ही कार ली थी, फिर अगर उसने कार को बेचा, क्योंकि यहां पे लिखा था कार इज बॉट फॉर पर्सनल यूज, इन दैट केस इट विल नॉट बी कवरिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सप्लाई, जब वो रीसेल करेगा तो। बाकी सारे एग्जांपल्स अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, मोर और लेस रिपीटिंग। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास है, सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। तो उसमें यही बात बोल रहा है कि जो भी सप्लाई है, जो भी वो गुड्स और सर्विसेज है, इट शुड बी लेविएबल टू टैक्स अंडर द जीएसटी लॉ। इसका मतलब अगर एग्जाम्पशन है उसके ऊपर तो फिर जीएसटी जमा करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो होली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है। चलेंगे आगे। सो दिस इज द अमेंडमेंट। 7(1)(a) के बाद हमारे जी 7(1)(a) के ऊपर, ठीक है। इसके बाद ना अभी जब मैं आपको 7(1)(b) करवाऊंगा, एक बार आप मेरे से सुन लीजिए क्या है। आगे जाके ना गवर्नमेंट ने कहा कि जी झगड़ा नहीं करना, हमें अब जीएसटी में बड़े प्यार से रहना है। और झगड़ा किस बात का होता था कि ये गुड्स हैं कि सर्विसेज हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम ही आपको बता देते हैं कि ये गुड्स हैं कि सर्विसेज हैं, और इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर हमने बोल दिया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इसे सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ध्यान से सुनना, वहां पे प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने कहा कि अगर कोई क्लब है, ठीक है, कोई एसोसिएशन ऑफ पीपल है जिन्होंने अपने ही मेंबर से कोई सर्विसेज या गुड्स ले लिए हैं, ठीक है, तो इन्होंने उस बाइफरकेशन में लिख दिया कि अगर आप अपने ही मेंबर्स को कोई गुड्स देंगे या लेंगे तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अब मिसयूज करने वालों ने क्या बोला, कहते कि सर अगर उन्होंने क्या बोला कि अगर अपने मेंबर्स को कोई गुड्स दे दें तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं,
लेकिन अगर अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए तो कुछ बोला ही नहीं। अगर एसोसिएशन अपने मेंबर से कोई गुड्स दे रही है या ले रही है तो वहां पे आपने लिखा सप्लाई ऑफ गुड्स है, बट अगर एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रही है या ले रही है तो वहां पे तो लिखा नहीं सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो सिर्फ उस क्लैरिफिकेशन के लिए विद रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब वो कहते हैं कि स्टार्टिंग से हमारी इंटेंशन यही थी कि सर्विसेज भी कवर होगी, तो इन्होंने अब एम्फसाइज किया गुड्स एंड सर्विसेज बोथ will be liable to tax, क्योंकि वो दोनों सप्लाई की डेफिनेशन में कवर अप हो रही है और अलग से उनको एक सेक्शन घुसाना पड़ा 71AA। ठीक है, पहले 71A था, अब हम पढ़ रहे हैं AA। पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं कि द टर्म इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटीज और द ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। तो वो कहता है कि अगर किसी पर्सन ने अपने ही मेंबर्स को टू इट्स मेंबर और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द वाइस वर्सा समझते हैं, मेंबर्स टू इट द पर्सन और पर्सन टू द मेंबर फॉर कैश। अब वो कैश इकट्ठे दे रही है, डेफर्ड पेमेंट है या अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन है, तो इसमें आ जाएगा। तो वो कहता है इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, या फिर कोई जजमेंट आ गई बीच में, हाई कोर्ट ने भी कहा कि हाँ जी सर लॉ मेकर ने तो लिखा नहीं और उसने भी फेवर में दे दी, तो कहता है कोई जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, अथॉरिटी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। द पर्सन एंड इट्स मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी द टू सेपरेट पर्सन एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द ट्रांजैक्शन इंटर से शैल डीम्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन दोनों को अलग अलग माना जाएगा और ये अगर आपस में गुड्स या सर्विसेज किसी भी चीज का देन लेन करते हैं, ये देखिए जी, किसी भी चीज का गुड्स और सर्विसेज, यहां पे गुड्स तो पहले से कवर थे, सारा एम्फसाइज सिर्फ सर्विसेज को लेकर हुआ है। चलेगा आगे। सो इतनी सी अमेंडमेंट है और ये पॉइंट मोर और लेस पहले भी कवर्ड ही था, सिर्फ क्लैरिफिकेशन है। चलिए आगे। ऑब्जेक्टिव उसने बताया जी कि इसमें पहले सिर्फ गुड्स था, सर्विसेज कवर अप नहीं थी, तो अब उन्होंने सर्विसेज को भी कवर अप कर लिया। नाउ वी आर कमिंग टू द 71B व्हिच इज द स्मॉलेस्ट एंड द इजीएस्ट वन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, बस एक वर्ड फॉर अ कंसीडरेशन विल बी अ सप्लाई। हमने कहा सर बिजनेस और नॉन बिजनेस हो, कहता मेरे को नहीं पता, दोनों, मतलब दोनों कहेंगे। सो वो कहता है कि अगर आपने सर्विसेज दूसरे देश से इंपोर्ट की है, तो लेट अस से मिस्टर चैंग वैंग ली से आपने अपना घर डिजाइन करवाया या आपने अपनी फैक्ट्री डिजाइन करवाई, ठीक है। अगर आपने मिस्टर चैंग वैंग ली को पैसे पे किए हैं, सो दैट इज इट इज द इंपोर्ट ऑफ सर्विस, हेंस इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। गॉट इट? फिर से बोल रहा हूं, अगर फैक्ट्री डिजाइन की होती देन इट इज द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, और अगर घर किया, वो कहता है मेरे को लेना देना ही नहीं कि आपने क्या डिजाइन करवाया, आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की फॉर अ कंसीडरेशन, हेंस इट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। 71B हमारा खत्म हो गया। गॉट दिस? इजी पीजी। तो इसके वो कहता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में बताया था। नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। नंबर 2, इट शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन। नंबर 3, वेदर फॉर अ बिजनेस और नॉट, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी तो जमा करवाना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 इज स्लाइटली ट्रिकी वन, जिसमें उसने क्या कहा, वो कहता है कि जी मैंने जो सप्लाई दी है वो विदाउट कंसीडरेशन, उसमें पैसे हैं ही नहीं, अब जीएसटी किस पे लगाओगे? अगर 18% ऑफ जीरो, क्योंकि कंसीडरेशन तो है नहीं, सो कंसीडरेशन कितनी है? 0, तो 0 का 18% जमा करवा देते हैं तो वो भी 0 ही आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी इसे पहले तो बात शुरू से शुरू करते हैं ना, सप्लाई में कवर अप किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कर लो, वैल्यू क्या निकालोगे? वैल्यू तो 0 ही है ना, तो वो कहता है जी वो वैल्यूएशन के चैप्टर में जाकर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या वैल्यू लेंगे वो बाद में डील करेंगे, बट अभी तो बात ये है क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर अप होंगे? तो वो कहता है कि जी यस, हमने शेड्यूल 1 दिया है और शेड्यूल 1 के अंदर ये 4 आइटम्स हैं जी हमारे पास, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, और ये 4 पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगी। तो वो कहता है कि जी ये 4 के अंदर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है, जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूएशन के चैप्टर में करेंगे, अभी यहां पे बिल्कुल भी उस पर वेटेज नहीं दी जाएगी। अब वो क्या कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर, द वर्ड इज परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस एसेट। आपने कोई भी अपना बिजनेस एसेट जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ था, अगर आपने वो फ्री में डिस्पोज ऑफ कर दिया, और डिस्पोज ऑफ भी किसी को दे दिया और परमानेंट दे दिया, वो वापस नहीं आएगा कभी भी, तो वो कहता है कि जी उस केस के अंदर उसे सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। मैंने बोला सर मैंने फ्री में दिया है, वो कहता है डजंट मैटर,
उसकी कुछ तो वैल्यू होगी, वो वैल्यू हम बताएंगे क्या थी, और उसके ऊपर अब आपको जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे वैल्यू को लेकर आप ट्रबल नहीं करेंगे, और खुद को भी नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं करेंगे। वैल्यूएशन के चैप्टर में इसको हम सभी केसेस को, चारों केसेस वैल्यूएशन के चैप्टर के बाद मैं आपको बता दूंगा कि इन चारों की वैल्यूएशन का तरीका वहां पे बता रखा है। गॉट दिस? नंबर 2 वो कहता है कि जी अगर कोई गुड्स या सर्विसेज या दोनों बिटवीन द रिलेटेड पर्सन नंबर 1 और बिटवीन द डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्संस ने आपस में दिया लिया है इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ऑब्वियसली आप अपने रिलेटिव को या अपनी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, याद है ना मैंने आपको बोला था 2 ब्रांचेस हैं, अब मैं अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करूंगा तो उसकी पेमेंट थोड़ी ना करूंगा, ठीक है, तो वही बात होगी अपनी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसे डालने वाली, ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ी ना पेमेंट करूंगा क्योंकि वो बिके नहीं है, मेरी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे गए हैं, मेरी एक शॉप से दूसरी शॉप के ऊपर गए हैं, सो इन दैट केस देयर विल बी नो कंसीडरेशन। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि सर जीएसटी लगेगा क्योंकि इसे सप्लाई के डेफिनेशन में कवर अप किया जाएगा इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन, क्योंकि अभी तक जो ऊपर 2 पॉइंट्स हैं 7(1)(a) और 7(1)(b) दोनों में लिखा होता फॉर द कंसीडरेशन, ठीक है, 7(1)(a) सेल बार्टर ट्रांसफर एक्सचेंज फॉर द कंसीडरेशन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस 7(1)(b) क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर द कंसीडरेशन। तो अगर मैं अपनी ब्रांच में ट्रांसफर करता था लेकिन कंसीडरेशन नहीं लेता था तो मैं कहा बच गई, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इतनी जल्दी नहीं। तो अगर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन ने आपस में कुछ दिया लिया या आपने अपने रिलेटेड पर्सन को कुछ दिया गया, इन दोनों का क्या मतलब है अभी दोनों हम कवर अप करेंगे। हाउएवर अगर एम्प्लॉयर ने अपने ही एम्प्लॉय को एक साल में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया है, पूरे 50,000 का दिया या उससे कम का गिफ्ट दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा, गिफ्ट के बदले में कंसीडरेशन नहीं होगी, ठीक है। सो अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है 50,000 रुपए से कम का, ठीक है, एक साल में, सो इन दैट केस, ठीक है, ये पर गिफ्ट नहीं है, ठीक है, तो पहले उसका बर्थडे आया फिर उसकी एनिवर्सरी आ गई, दोनों पे अगर आपने 40,000 का गिफ्ट दे दिया तो ये टैक्सेबल हो गया, क्योंकि 50,000 की लिमिट पर गिफ्ट नहीं है, पर फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। और अगर दोनों पे आपने 25,000 का गिफ्ट दिया था तो आप बच गए, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडिंग 50,000 होना चाहिए, अप टू 50,000 इट इज अ सेल्स लो, ठीक है, बट अगर ₹1 ज्यादा का दिया तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। और फिर वो क्या कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को दिया, या अगले पॉइंट में कहता है एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को क्यों दिया कि आगे जाकर तू सप्लाई कर देना, या फिर एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को दिया क्योंकि उसने उसके बिहाफ पे रिसीव कर लिया था, अब वो जाकर अपने प्रिंसिपल को पेमेंट गुड्स हैंड ओवर कर रहा है, तो इन दैट केस। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर है, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर नहीं है। और पॉइंट नंबर 4 है कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की हैं फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन या फिर अपनी ही किसी एस्टैब्लिशमेंट से आउटसाइड इंडिया फ्री में फॉर और इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया जाएगा। एक बार ये चारों पॉइंट्स अभी दोबारा से अभी आएंगे ही, तो मैं अगले पेज पे आपको करवा देता हूं। नंबर 1 पॉइंट वाज दिस इजीएस्ट वन, जिसमें उसने क्या बोला कि अगर आपने अपना कोई भी एसेट, माइंड माय वर्ड्स, हमने कहा सर आप कैपिटल एसेट की बात कर रहे हो, कहता है कि नहीं, एनी एसेट, इट मे बी फिक्स्ड और इट मे बी करंट एसेट, एनी एसेट जो आपकी बैलेंस शीट में आ रहा था जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले रखा था, अगर आपने वो परमानेंट डिस्पोज ऑफ या ट्रांसफर कर दिया फ्री में और आईटीसी ले रखा था, तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। मैं 2 एग्जांपल देता हूं आपको। हमारी कंपनी में हमने गाड़ी खरीद रखी थी, 10 साल चलाई, और आज हमने कहा कि यार ये गाड़ी बड़ी पुरानी हो गई, हमने एनजीओ में जाकर फ्री में वो गाड़ी दे दी, ठीक है, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि गाड़ी जो है वो नेगेटिव लिस्ट में है, उसका आईटीसी हम क्लेम कर ही नहीं सकते। तो एग्जांपल अब चेंज करते हैं। फर्नीचर हमने अपनी फैक्ट्री में रखा और अब हम अपना ऑफिस रेनोवेट करवा रहे हैं और ओल्ड फर्नीचर हमने किसी एनजीओ को दे दिया फ्री के अंदर। अगर उस फर्नीचर को परचेज करते हुए आपने उसके ऊपर जीएसटी पे किया था और उसका आईटीसी क्लेम किया था, तो आज जब ये फर्नीचर फ्री में भी दे रहे हो तो इसे सप्लाई मान लिया जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी आपको जमा करवाना पड़ेगा। ये तो एग्जांपल हुई कैपिटल गुड्स की। अब एक और एग्जांपल देता हूं। हम अपनी फैक्ट्री के अंदर ना बनाते हैं शैम्पू, ठीक है, और नया शैम्पू है और हम फ्री में सैंपल लोगों को बांटते जा रहे हैं, ठीक है, बट उस शैम्पू को बनाने के लिए जो मटेरियल था उसके ऊपर मैंने अगर आईटीसी क्लेम किया हुआ है तो इन दैट केस उसके आउटपुट के ऊपर भी मेरे को टैक्स जमा करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। सरकार ने यहाँ पे बड़ी खुली ऑप्शन दी। मैंने सरकार को बोला सर मैं आईटीसी नहीं लेता, आप मेरे को आउटपुट पे टैक्स मत लगाओ। सरकार कहती है ओके, दैट इज ओके, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, या फिर तो आप आउटपुट पे टैक्स जमा करवा दो और आईटीसी ले लो। अगर आप कहते हैं आउटपुट पे टैक्स नहीं जमा करवाना तो आईटीसी मत लो, ठीक है।
सो आईटीसी लेने से प्रॉब्लम है जी गवर्नमेंट को, अगर आपने वो आगे फ्री में डिस्पोज ऑफ करना है तो। ओके, एग्जांपल यू कैन रीड। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, वो कहता है कि जी अगर किसी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन ने आपस में सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज किए हैं इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, दो ब्रदर्स हैं, एक दूसरे को कुछ दे देते हैं, देते तो क्या होंगे, लड़ाई झगड़ के ले लेते हैं जबरदस्ती रात को। सो इन दैट केस, ठीक है, मतलब ट्रांसफर हो गया कैसे भी, सो इन दैट केस उससे सप्लाई नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्री में ये आपस में दे ले रहे हैं लेकिन बिजनेस होना चाहिए। सो पहले दो टर्म्स हैं जी इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड पर्सन और दूसरा डिस्टिंक्ट पर्सन। पहले रिलेटेड पर्सन को हम कवर अप करने जा रहे हैं। तो रिलेटेड पर्सन में वो कहता है कि जी आप एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूं, कॉमन डायरेक्टर्स है। दो कंपनीज हैं जिनके डायरेक्टर्स कॉमन है। सेकंड, आप लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, आपका आपस में पता है क्या रिश्ता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। या फिर एक पर्सन के पास दूसरे के 25% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स, एग्जैक्टली 25 भी हैं, तब भी आप आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड। एक दूसरे को कंट्रोल करता है, वन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल जाता है। इनडायरेक्टली की एग्जांपल दूं, A is the subsidiary of B and the B is the subsidiary of C। ठीक है, तो C अल्टीमेटली A को भी कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, फ्रॉम A एंड B के थ्रू। या फिर उन दोनों को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है, जैसे कि एक होल्डिंग की दो सब्सिडरीज हैं, तो वो दोनों सब्सिडरीज भी आपस में रिलेटेड मानी जाएगी क्योंकि उनको सेम पर्सन कंट्रोल करता है। या फिर आप दोनों मिलकर थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, इसमें एग्जांपल आती है जॉइंट वेंचर की। ठीक है, कि आप दो कंपनीज हैं, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया हुआ है और उस जॉइंट वेंचर वाली कंपनी को दोनों कंपनीज कंट्रोल अगर कर रही हैं तो उन दोनों को भी आपस में रिलेटेड मान लिया जाएगा। और वो कहता है कि और दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। पर्सन इंक्लूड्स द लीगल पर्सन एज वेल, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पर, अगर कोई आपका सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनियर है तो उसे भी रिलेटेड मान लिया जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड। ठीक है, उसे भी रिलेटेड मान लिया जाएगा। हमने कहा सर बस फैमिली का मतलब बता दो, तो फैमिली में वो कहता है कि जी स्पाउस और आपके बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। ठीक है, सो इनकम टैक्स में इसमें काफी बहस हो सकती है, वहां पे आता है कि जी चिल्ड्रन ऑफ स्पाउस। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे अलग हों और आपके स्पाउस के बच्चे अलग हों। सो इन दैट केस आपके बच्चे तो फैमिली हैं बट आपके स्पाउस के बच्चे फैमिली नहीं, चाहे ऊपर से आप उनको ज्यादा प्यार दिखाते हो, ठीक है, स्पाउस के डर से, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ द स्पाउस नहीं लिखा। ठीक है, भगवान करे सेम ही हो। फिर आगे कहता है कि जी आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके भाई बंधु, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर, ओनली इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन। ठीक है, अगर वो होली और मेनली आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तभी आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर हैं, या अगर उनकी अपनी रिटर्न नहीं जाती थी, अगर वो कुछ खास नहीं कमाते या फिर जितना उनका खर्चा उसके कंपैरेटिव बहुत कम कमाते हैं तो बाकी की भरपाई अगर आप कर रहे हैं, सो इन दैट केस वो आपकी फैमिली में कवर अप हो जाएगी। बट अगर वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फिर वो नहीं कवर अप होंगे। लेकिन स्पाउस अगर इंडिपेंडेंट है तब भी फैमिली में आएगी, बच्चे फिर भी आएंगे चाहे वो डिपेंडेंट है या नहीं। सिर्फ पॉइंट नंबर 2 के लिए था, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट। गॉट दिस? ये हम अभी नेगेटिव लिस्ट में पढ़ेंगे जी, अभी 10 मिनट के बाद। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में जो सर्विसेज का लेन देन करता है, कि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को क्या देता है, सर्विसेज, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, बट अगर गिफ्ट आया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने अगर आपको कुछ दिया वॉलेंट्री नेचर में, सो इन दैट केस उसकी वैल्यू 50,000 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर से कम या इक्वल टू होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ये बात हमने कर ली। गिफ्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इट इज वॉलेंट्री इन द नेचर। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी का कॉलर पकड़ के तुमने को गिफ्ट नहीं दिया इस वाली बर्थडे पे, ठीक है, या फिर ये क्या गिफ्ट दिया, मेरे को बेटर गिफ्ट चाहिए था। ठीक है, सो जो गिफ्ट है इट इज ऑलवेज वॉलेंट्री। ठीक है, आप किसी को कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि इसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया और मेरे को गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आइए जी, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमारी हो गई जी। नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन को हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी कवर अप करेंगे। मैं बता देता हूं, अगर आपकी दो एंटिटीज के लिए अगर आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखी है, चाहे आप विद इन द सेम स्टेट थे,
अब मैं आपको बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ये पॉइंट आएगा भी। अगर मैं सीए हूं और मैंने 2 ऑफिस खोल रखे हैं, एक लुधियाना में और एक अमृतसर में, दोनों पंजाब में फॉल करते हैं, मेरे को इसमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी मैंडेट नहीं है। मैं चाहूं तो ले सकता हूं बट मैंडेट नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों ऑफिस किस में है, सेम स्टेट में है। अगर मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं ली तो मैं डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हूं। और इस केस में अगर मेरे लुधियाना ऑफिस से अमृतसर वाले ऑफिस को कोई सर्विसेज या गुड्स ट्रांसफर किए गए हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हूं। बट अगर मैंने ब्रांच खोली अपनी दिल्ली के अंदर, तो एक ब्रांच कहां पे, लुधियाना में, और एक ब्रांच दिल्ली में। अब क्योंकि स्टेट अलग अलग है, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी। और इस केस में अगर कोई ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विसेज हुआ इवन विदाउट कंसिडरेशन तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। और 25 सबसेक्शन 5 ने हमें क्या बात बोली, कहते हैं कि सर अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें एक में रजिस्ट्रेशन ले रखी है और दूसरे में नहीं ली। अगर नहीं ली, लेनी चाहिए थी। वो कहता है कि सर दूसरे में लेनी जरूरी नहीं है, बिकॉज वो लिकर शॉप है, पेट्रोल पंप है। तो अगर मेरा सीए का ऑफिस है लुधियाना में और पेट्रोल पंप है दिल्ली के अंदर, तो अगर मैंने अपनी सीए की सर्विसेज या कोई गुड्स यहां से पेट्रोल पंप पे भेजे तो उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में उसने क्या बोला था कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन ली हुई है। ठीक है, बट पॉइंट नंबर 2 में वो कहता है कि अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट है अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई। एक जगह ले रखी है और दूसरी जगह लेने की जरूरत नहीं। मैं यहां से लाइन टू लाइन रीड नहीं करवा रहा, जस्ट बिकॉज ये हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में करेंगे और वहां पे ज्यादा सेंस भी आपको करेगा। और वो कह रहे हैं स्टॉक ट्रांसफर और द ब्रांच ट्रांसफर, इनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ये पॉइंट देखिए जी, बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैंने आपको बोला। कहता है कि आपके जो 2 यूनिट हैं ऑफ द सेम लीगल एंटिटी अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन, मैं दोबारा से आपको अपनी एग्जांपल याद करवा रहा हूं। मेरे पंजाब में ही 2 ऑफिसेज हैं, एक लुधियाना में और एक अमृतसर में, और मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी जी, सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखी है। और फिर अगर कोई गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर हुई तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। गॉट दिस? ये क्रॉस है जी, प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ ट्रांसफर किया या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल को कुछ ट्रांसफर किया, तो वो कहता है कि जी उसके ऊपर सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, और ये लगता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। इससे ऊपर वाला जो पॉइंट था दैट वाज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, लेकिन ये वाला जो थर्ड पॉइंट है इट इज ओनली फॉर गुड्स। एजेंट बता दीजिए, एजेंट का क्या मतलब होता है? वो आई बिलीव आपको पता है जी, फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आरतिया, डेल क्रेडिट एजेंट जिसमें इंश्योरेंस भी होती है, ऑक्शनियर और मर्केंटाइल एजेंट, सारे इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपने अपनी ही किसी एस्टैब्लिशमेंट से या रिलेटेड पर्सन से कोई सर्विसेज इंपोर्ट की है, वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट कंसिडरेशन। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि शेड्यूल 1 में 4 पॉइंट्स हैं ही विदाउट कंसिडरेशन वाले, बट फॉर द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो उसे रीसप्लाई मान लिया जाएगा। वैल्यूएशन क्या होगी हम वैल्यूएशन के चैप्टर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी वही एग्जांपल है जी, लेटर से कि आप बड़े परेशान हैं और आपके फादर आपको लंदन से कॉल करते हैं और वो पूछते हैं कि जी क्या हुआ, तो आप कहते हैं कि मेरे ट्रेडमार्क को लेकर कोई कॉम्पिटिटर मेरे को बहुत तंग कर रहा है, और वो आपको सर्विसेज दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके रिलेटेड पार्टी ने आपको सर्विसेज दी है विदाउट कंसिडरेशन इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। और फिर अगर आप कहते हैं कि मेरी वाइफ बहुत तंग कर रही है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी मैं अभी केस बनाया तो कल ही डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा जी शुक्र है। सो इन दैट केस उन्होंने कहा कि जी पैसे हो, कहते कि नहीं आप तो बेटे हो, आपसे थोड़ी ना पैसे लेंगे। सो इन दैट केस जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पे भी विदाउट कंसिडरेशन है और रिलेटेड पर्सन से सर्विसेज आई है, लेकिन इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं। आइए जी, अब हम आए शेड्यूल 2 के ऊपर 7(1)(a), बट ये आपको देखना पड़ेगा, ये सब सेक्शन 1A है। ठीक है जी, ये 7(1)(a) वाला नहीं है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इट इज 7(1)(a). ठीक है, सब सेक्शन 1A। सो इन दैट केस यहाँ पे वो कहता है कि जी जीएसटी में ना हम सारे बड़ी शांति से एमिकेबली रहना चाहते हैं, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, जो कि आज से पहले चलता आ रहे थे इतने कलेश। तो वो कहता है कि जी हम बता देते हैं कि जी क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और उनको वैसे ही डील किया जाएगा। नंबर 1, अगर आपने गुड्स के टाइटल समझते हैं ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप को ही अगर ट्रांसफर कर दिया तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप कहीं से लैपटॉप खरीद के लेकर आए तो ऑनरशिप शॉपकीपर से आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। दूसरे में वो कहता है कि उसने आपको अपने गुड्स को यूज करने का राइट दे दिया, ठीक है, लेकिन
ऑनरशिप नहीं दी, तो वो कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये तो एक तरह से आप रेंट पे लेकर आए, ठीक है। इजी लैंग्वेज में, अगर ल्यूसिड लैंग्वेज में बोलूं, सो इन दैट केस कि आप रेंट पे किसी के गुड्स लिए, ऑनरशिप आपके पास नहीं है बट राइट टू यूज है, सो इन दैट केस इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा। ये है जी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जिसमें हमने कहा कि जी आप 1 महीना यूज करके देख लो, अगर आपको गुड्स अच्छे लगेंगे तो आप रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। और फ्यूचर डेट में आपने उनको बोला कि सर गुड्स आर गुड एंड आई एम गोइंग टू कीप इट, सो वो कहता है कि जी अगर अप्रूवल आ जाती है तो उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। चलें आगे। और अगर अप्रूवल नहीं आती है तो वो गुड्स वापस आ जाएंगे, तो सप्लाई मानी नहीं जाएगी, ठीक है। ये आगे इनवॉइस के चैप्टर में मैं आपको क्लियर करूंगा, टाइम ऑफ सप्लाई में, कि इसके अंदर आप उसे एक बार डिलीवरी चलान के साथ ही भेज देंगे, आपको इनवॉइस कट नहीं करना पड़ेगा। वो कहता है कि जी आपने लैंड को यूज करने की किसी को परमिशन दी है, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ठीक है, बिल्डिंग नहीं, सिर्फ लैंड, तो वो कहता है सप्लाई ऑफ सर्विस है। मेरी लैंड कहीं पे खाली पड़ी थी, किसी ने कहा कि सर हम यहाँ पे दशहरे का मेला लगाना चाहते हैं, पार्किंग लगाना चाहते हैं, एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, 2 लाख रुपए दूंगा आपको 2 दिन के, तो मैंने कहा ठीक है कर लो यूज, सो इन दैट केस इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जिसमें मैंने अपनी लैंड यूज करने की लीज, रेंट या कुछ भी उसको दिया। फिर वो कहते हैं कि जी आपने उसे अपनी बिल्डिंग लेट आउट या लीज पे दी है, ठीक है। अब बिल्डिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। Got this? Next is the job work. Treatment of the process. जब आप किसी और के गुड्स पे कुछ प्रोसेस या ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे जॉब वर्क कहा जाता है। जैसे कि ये ज्वेलर्स होते हैं, ठीक है, आप इनके पास जाते हैं कि सर ये सेट बड़ा पुराना हो गया, इसको पॉलिश करवाना है, ठीक है, तो वो जॉब वर्कर के पास, उनकी शॉप पे तो आपको कोई इक्विपमेंट्स दिखते नहीं कभी, ठीक है, वहां पे वो कैसे पॉलिश करेंगे, तो वो कहीं पे भेजते हैं, गोल्डस्मिथ के पास भेजते हैं ताकि वो वहां पे पॉलिश हो जाए, रिपेयर हो जाए, कहीं पे टूट गया अगर चेन वगैरह, सो दैट इज अ जॉब वर्क। और वो जो जॉब वर्कर है वो किसी और के गुड्स पे अगर कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो उसे जॉब वर्क कहा जाता है। तो जॉब वर्कर ने कहा कि सर मैं क्या दे रहा हूं, सप्लाई ऑफ गुड्स के सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो हमने कहा क्या आप दे रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सुनिएगा जी, जॉब वर्कर ने कहा सर बीच में मेरे गुड्स भी लगे हैं, 2 ग्राम गोल्ड भी लगाया मैंने, ठीक है, या पॉलिश के अंदर मैंने ऊपर पॉलिश भी लगाई है, या फिर फर्नीचर पॉलिश के लिए है, तो उसके ऊपर वो कहता है वो गार्निशिंग मैंने प्रॉपर पॉलिश की है, इसके ऊपर तो पॉलिश भी लगी है। तो हमने कहा कि सर ट्रीटमेंट में आपकी मेहनत भी है और गुड्स भी है, दोनों है, लेकिन इसे माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पॉइंट नंबर 4A और 4B आप क्रॉस कर रहे हैं जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ रहे हैं, इट इज द रिपीट मोर और लेस। 4C के ऊपर आ रहे हैं, सुनिएगा जी, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेट अस से 2 पार्टनर थे A और B, ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप की, 5 साल काम किया और आज ही अपनी पार्टनरशिप को वाइंड अप करना चाहते हैं। एक एक करके सारे एसेट्स बेचे जाते हैं और लास्ट में ना 2 गाड़ियां बच गई, ठीक है, और वो गाड़ियां बिक नहीं थी, उसकी वजह से पार्टनरशिप खत्म नहीं हो पा रही। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक गाड़ी मैं ले जाता हूं और दूसरे ने कहा कि जी, दूसरे पार्टनर ने कहा एक गाड़ी मैं ले जाता हूं, ठीक है, अब ये बिक नहीं रही तो क्या करें, जबरदस्ती कैसे बेचेंगे। तो हमने कहा कि सर सप्लाई, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन वो कहते हैं मैंने बेची नहीं, ऑनर्स ही ले गए। हमने कहा सर बिजनेस तो बंद कर दियो ना, और बिजनेस की डेफिनेशन याद है आपको, उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आपका बिजनेस नया शुरू हो रहा है या बिजनेस क्लोज हो रहा है और उस वक्त अगर आपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ या एक्वायर किया है तो उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये वही है जी, तो कहते हैं डीम्ड टू बी सप्लाई, हमें पता है आपने सप्लाई नहीं किया, आप अपने अपने घर ले गए, लेकिन मान लिया जाएगा अगर आपने अपने बिजनेस में इमीडिएटली बिफोर यू सीजेस टू बी द टैक्सेबल पर्सन, बिजनेस बंद करने से पहले अगर आपने कोई कैपिटल नेचर के गुड्स या कोई भी गुड्स, दैट इज स्टॉक भी बचा हुआ था, तो भी अगर आपने वो आपस में बांट लिए, ठीक है, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, ठीक है। वो गुड्स कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं या इन्वेंट्री भी हो सकती है। लेट अस से 4 माइक्रोवेव बच गए थे, तो 2 एक ले गया, 2 दूसरे ले गया, तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं 2 केसेस में नहीं लगेगा, अगर आपने गोइंग कंसर्न में बिजनेस ही किसी को बेच दिया, ठीक है, अपनी चलती दुकान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न को लॉक स्टॉक एंड इन बैरल, ठीक है, कि जो बन के तैयार है, जो अभी इन प्रोसेस में है, जिस पे अभी काम शुरू होना है, एज इट इज चलती दुकान किसी को बेच दी 5 करोड़ रुपया लेकर, तो उसके अंदर इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। और सेकंड, एक ही डेथ के बाद उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे अगर चलाने लग गया तो इसको भी नहीं ये माना जाएगा, ठीक है। सो इन दैट केस अगर एक ही जगह कोई और आके वो चलाने लग गया तब भी इसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहा जाएगा। ये 2 केसेस को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अगर आपने गुड्स को डिस्पोज ऑफ किया है किसी भी तरह से, सो सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इज द रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने कहा सर ये तो पक्का ही रिपीट है, ठीक है, क्योंकि पहले आपने बोला था लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, तो वो कहता वहां पे रेंट वर्ड तो यूज किया ही नहीं, लाइसेंस और लीज यूज किया था, रेंट नहीं यूज किया था।
हमने कहा सर काला अक्षर भैंस बराबर, हमें तो ये तीनों सेम ही नजर आते हैं, ठीक है, मोर लेस नेचर इज द सेम, ठीक है, सो एक ही बात है। और यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग दोनों आती है, तो उसको भी अगर आपने अपनी लैंड और बिल्डिंग किसी को रेंट भी ली है तो वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वैसे आपको बता रहा हूं आजकल सारे इस वर्ड से कतराते हैं, ठीक है, रेंट वर्ड कोई भी यूज नहीं करना चाहता। नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ये स्टार मार्क कर दीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने कंस्ट्रक्शन की है जी किसी के लिए और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले अगर आपने किसी से 1 रुपया भी ले लिया, ठीक है, इन दैट केस वो सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज माना जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया जाएगा, ठीक है। एग्जांपल से समझाता हूं, ओमेक्स में एक नए फ्लैट इशू होने जा रहे हैं और आप जाकर अगर उनको बुक करवा देते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी यहां पर अभी फ्लैट बनेंगे, ठीक है, अभी फ्लैट बन के तैयार नहीं है और वो पहले ही आपसे 10 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट ले लेता है, तो वो आप ही से पैसे लेकर आपके लिए फ्लैट बना रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस पे जीएसटी लगेगा। ओमेक्स का जो डेवलपर था वो कहता है सर जीएसटी कैसे लगाओगे, मैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। वो कहता है आप तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे, आप तो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहे हो, इन्हीं से पैसे लेकर इन्हीं के लिए बनाकर आप इनको दे रहे हो। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तब होता अगर आप अपने पैसों से पूरी बिल्डिंग बनाकर तैयार करवाते, पुड्डा में जाकर, ठीक है, पुड्डा में जाकर सर्टिफिकेट लेकर आते कि कंप्लीट हो गई और फिर अगर बेचते, पहला रुपया अगर कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद लेते, तब हम कहते कि यस इट इज अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड हेंस नो जीएसटी इज लेविड। लेकिन अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले 1 रुपया भी ले लिया, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन भी रिसीव कर ली फर्स्ट ऑक्यूपेशन या सीसी से पहले, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था। कई बार सीसी नहीं मिल रहा होता जी, पुड्डा वाले ऐसी फाइल को रोक के बैठ जाते और एक्चुअल में वो बिल्डिंग जो है वो 80% ऑक्यूपाई भी हो चुकी, तो हमने कहा कि सर ये तो बनके तैयार ही है, तभी लोग रह रहे हैं, सो दैट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट और द फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, तो उसके बाद ही आप पहला रुपया रिसीव कीजिए। लेकिन अगर आपने पहले उससे रुपए ले लिए एंड दैट केस इट विल बी सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। तो वो कहता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी। नंबर 1 इट कैन बी एन आर्किटेक्ट हु इज रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ द आर्किटेक्चर, जो कि आर्किटेक्चर एक्ट के अंदर है, या फिर वो चार्टेड इंजीनियर है, या फिर वो लाइसेंस सर्वेयर है। इन तीनों में से किसी एक ने भी अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया देन इट इज वैलिड। कंस्ट्रक्शन से क्या मतलब है, कंस्ट्रक्शन मींस एडिशन, ऑल्टरेशन, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग, ठीक है, इन सबको कंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर सी, आपने किसी का आईपीआर ले लिया जी टेम्परेरी बेसिस पे या टेम्परेरी ट्रांसफर और द परमिटिंग द यूज, ठीक है, आप किसी का आईपीआर यूज करना चाहते हैं, किसी का कोई कॉपीराइट है वो आप यूज करना चाहते हैं, या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में डिजाइन करवाया, डेवलप करवाया, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइज, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट या इंप्लीमेंट करवाया। सो आईटी सॉफ्टवेयर को अगर आपने कुछ भी करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे भी झगड़ा खत्म हो गया। मैंने आपको बताया ना सॉफ्टवेयर को लेके पहले बड़ा झगड़ा था कि ये गुड्स हैं कि सर्विसेज हैं, तो इन्होंने बोल दिया जी सॉफ्टवेयर डेवलप करवा दे, इंप्लीमेंट, कस्टमाइज जो भी करवा दे, इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो वे सारे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, ठीक है, दैट इज एग्रीइंग और द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, जिसमें आपने कहा कि जी या फिर तो मैं आपके बिहाफ पे कोई एक्ट को टॉलरेट करूंगा, ठीक है, और या फिर आई विल रिफ्रेन, या फिर मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है। जिंदगी में इस काबिल बनूं कि आपका कुछ ना करना भी कुछ आपको पे करके जाए, तो अगर कुछ ना करने के भी पैसे मिल रहे हैं सो इन दैट केस, ठीक है, यहाँ पे करने के नहीं मिलते आपको, सो ना करने के पैसे भी मिल रहे हैं तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ट्रांसफर टू राइट टू ऑफ एनी यूज ऑफ द गुड्स, ठीक है, जिसकी पेमेंट आप कैश में दे रहे हैं या फिर टुकड़ों में दे रहे हैं, तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, ठीक है, अगर आपने गुड्स रेंट पे लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट, दैट इज द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने कहा कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा, बट यहां पे जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें सामने वाला आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों देता है। जैसे कि मैंने बिल्डिंग अपनी पेंट करवानी थी, तो वो कहता है कि सर 5 लाख का पेंट है और 2 लाख की मेरी लेबर है। मैंने कहा उक्का सुक्का करो, 6 लाख में सब कुछ, ठीक है, पेंट भी आपका, लेबर भी आपकी, आप ही ने करना है। जैसे आजकल सिविल वो आते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स कि हम आपके लिए 3 माले की बिल्डिंग बनाकर देंगे, तो मैं बोलता है मटेरियल आप दोगे कि मैंने कहा मैं अपना काम करूंगा कि आपके लिए मटेरियल लाकर दूंगा। मटेरियल नहीं मैं दूंगा, मटेरियल भी आपका, लेबर भी आपकी, आप बस घर के सिविल स्ट्रक्चर खड़े करने के मेरे को बताओ कितने रुपए हो, कहता है 1 करोड़ रुपए, तो मैंने कहा चलो दिया। सो दैट इज अगेन द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और एग्जांपल दो, किसी को मैंने बोला कि मेरे को अपने पूरे घर की लाइटिंग करवानी है, वायर, बल्ब, फिटिंग, लेबर, सब कुछ आपकी,
ठीक है, 5 लाख रुपया दूंगा। तो ये भी क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जितनी भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं दैट इज इन रिगार्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देता हूं, मेरी गाड़ी लेट से कहीं पे डेंट पड़ गया और अब रिपेयर करवाने गया, तो मैंने उसे बोला कि जी डेंट रिपेयर का काम और पेंट का काम और लेबर सब कुछ बीच में 10,000 रुपए दूंगा। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ये जॉब वर्क में आ जाएगा कि वो कोई प्रोसेस कर रहा है किसी और के गुड्स पे, लेकिन ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जीएसटी ने कहा कि शुड बी यूज्ड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन फीचर है दैट इज कि इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं, और बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, ऑल्ट्रेशन, कमीशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। और ये आया जी हमारा पिज्जा हट। आपको पता है आपको भूख लग रही होगी, बट मैं भी मजबूर हूं। पिज्जा हट, तो वो कहता है कि जी अगर आपने किसी को रेस्टोरेंट की सर्विसेज दी है जिसमें आपने फूड दिया है फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन और एनी अदर आर्टिकल, लेकिन और कोई ड्रिंक भी दी है, लेकिन इसमें अल्कोहल और लिकर नहीं आएगी क्योंकि वो तो जीएसटी में ही नहीं आती, तो हम कैसे बताएंगे। सो जो पिज्जा हट है तो उनको हमने कहा कि सर आज से आप सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे, ठीक है। इस पे एक और डिबेट भी है जी, किसी ने बोला कि सर पैकिंग के वक्त सप्लाई ऑफ गुड्स हैं और कोई वहां पे बैठ के खा रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जी, वो दोनों सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। वो अच्छा अच्छा बनाकर दे रहा है आपको घर पे खाने के लिए, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये देखिए जी कलेशी पॉइंट, जिसकी वजह से वो अमेंडमेंट करवानी पड़ी। तो वो कहता है कि जी कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और द बॉडी ऑफ पर्सन ने अगर अपने ही मेंबर को कोई गुड्स दिए तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन लोगों ने निकाली कि अच्छा अगर सर्विसेज दे रहे होंगे तो वो टैक्सेबल नहीं है क्योंकि सिर्फ गुड्स टैक्सेबल। तो उन्होंने कहा कि पहले तो इसको कट करो और 7(1) वहां पे लिखवाया और कहा कि जी अगर कोई भी पर्सन अपने मेंबर से गुड्स या सर्विसेज कुछ भी ले दे रहा है तो उसे सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ये देखते हैं जी टैक्सेबिलिटी ऑफ द टेनेंसी राइट्स ऑफ द पगड़ी सिस्टम, ठीक है जी, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इन शॉर्ट एक वर्ड में अगर आपको बोलूं, पगड़ी सिस्टम पता है ना आपको, जिसमें लमसम होता है, और पगड़ी सिस्टम में ऐसा भी होता है कि अगर आप वो घर कल बेचना चाहते हैं तो टेनेंट को बड़े अच्छे 10, 20, 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं घर खाली करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि सर मेरे पास पगड़ी सिस्टम है, मैं कोई नॉर्मल टेनेंट नहीं हूं, ठीक है, मैंने टेनेंसी राइट खरीदे थे 20 लाख के, तो आज खाली करने के भी 40 लाख रुपया लूंगा, ठीक है। तो जब आप उसे 40 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो आपको सिर्फ राइट्स दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, ठीक है। सो दैट केस उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और इसने एक बात बोली है, ये आगे जाके एग्जाम्पशन के चैप्टर में आएगा, बट अगर वो रेंट होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का फॉर द रेजिडेंस पर्पस, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। प्लीज मैं यहाँ पे नहीं करवाना चाहता था, और आपके फेस एक्सप्रेशन में को बता देंगे सर आपने गलती कर दी, सो आई टेक माय वर्ड्स बैक, ठीक है। एग्जाम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे जी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन से केसेस में टैक्सेबल और कौन से केसेस के अंदर एग्जाम्प्ट है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि टेनेंसी राइट्स अगर खरीदे और बेचे जा रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। पगड़ी सिस्टम में अगर आपने लमसम भी पे किया किसी प्रॉपर्टी के लिए किसी टेनेंट को, तो वो भी टैक्सेबल है क्योंकि वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। 7(2) फाइनली छोटी सी लिस्ट जिसने कहा कि सर इनके ऊपर जीएसटी नहीं है। शेड्यूल 3, शेड्यूल 1 वो 4 केसेस जिसमें विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद उन्हें सप्लाई कह दिया गया था। शेड्यूल 2 जिसने हमें बताया कि ये गुड्स हैं कि सर्विसेज हैं। और अब आया जी शेड्यूल 3 मोस्ट अवेटेड, जिसने कहा कि फॉलोइंग केसेस को सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर किया जाएगा, हेंस नो जीएसटी, नो जीएसटी। नंबर 1 कहता है कि जी सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन द रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। गॉट इट? वेरी नाइस। अगर आपके लिए कोई नौकरी करता है तो जब आप उसे सैलरी पे करेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नंबर 2 कहता है किसी कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने, किसी भी एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स के अंदर उनको एस्टैब्लिश किया था और वो अगर सर्विसेज दे रही है, कोर्ट फीस होती है पता है आपको, बहुत अच्छी खासी होती है, छोटी मोटी भी नहीं होती। तो अगर आपने कोर्ट की सर्विसेज लेनी है, किसी पे केस ठोकना है और वो है जी 2 करोड़ रुपए का, तो कोर्ट फीस ही होती है कुछ 4, 5, 6 लाख रुपए की, और वो 5, 6 लाख रुपए आप जमा करवाएंगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है जी। कोर्ट कहती है कि जी हम तो एडजुडिकेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, को न्याय दे रहे हैं, तो उसके इतने पैसे तो लगेंगे। और वो कहता है कि जी कोर्ट से क्या मतलब है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी कोर्ट्स इसमें कवर अप हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, मेंबर ऑफ पंचायत है, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज है, या फिर मेंबर ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी है। तो अगर इनको तनख्वाह मिल रही है तो इनको ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। आप कहेंगे एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय नहीं होते जी, ये सारे ना वो लोग हैं जिनको जनता चुन के लेकर आती है, ठीक है। सो
सो इनको एम्प्लॉय नहीं कहा जा सकता। सो इन दैट केस वो कहता है कि हैंस इनके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा। इनके ऊपर कैसे जीएसटी लगेगा, यही तो लॉ मेकर है ना। तो लॉ मेकर ने कहा कि जी हमारे ऊपर जीएसटी कैसे आने पाए, ऐसे ही कोर्ट्स ने कहा कि जी हाउ डेयर, हमारे ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और फिर वो कहता है कि जी अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया, इनको जो सैलरीज मिल रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कितना ही कहें कि जी मैं तो देश का नौकर हूँ, सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, लेकिन वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में नहीं फॉल करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा। और वो कहता है कि अगर कोई बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया और उसमें कोई मेंबर डायरेक्टर या चेयरपर्सन की पोजीशन पे हमने किसी को रखा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 4, जीएसटी कहता है कि सर वी आर द हैप्पी एक्ट, ठीक है, यहाँ पे फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी ऐसी बातें नहीं होंगी, ठीक है, तो फिर इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड के ऊपर जीएसटी नहीं है जी, ध्यान से देखिए जी, सेल ऑफ लैंड के ऊपर जीएसटी नहीं है। हमने कहा सर सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर, वो कहता है वो अब आप 5B शेड्यूल 2 में जाकर पढ़ो। अगर बिल्डिंग बनने से पहले 1 रुपया भी ले लिया तो कंस्ट्रक्शन सर्विस कह के पूरी बिल्डिंग की अमाउंट के ऊपर जीएसटी ले लूंगा। बट अगर आप वो अच्छे लोग पूरी बिल्डिंग अपने पैसों से बनाई, तैयार की, लिफ्ट लगाई, चलाई और सीसी भी ले लिया और अब जाकर बिल्डिंग बेची, सो इन दैट केस उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहता है अगर आप 5B में पकड़े गए फिर तो जीएसटी है, बट अगर नहीं पकड़े गए तो फिर जीएसटी नहीं है। एक और चीज बताओ, बिल्डिंग का जो सारा कलेश हो रहा है ना सिर्फ फर्स्ट सेल के ऊपर है। अगर वही बिल्डिंग सेकंड टाइम कोई सेल कर रहा है फिर उसके ऊपर ये सारी बातें नहीं आएंगी। गॉट इट। तो अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी ओमेक्स से और फिर मैंने 5 साल बाद बेची तो अब तो वो बनके तैयार ही है ना। सिर्फ फर्स्ट टाइम सेल के ऊपर वो जीएसटी लगाने की बातें हो रही है, सब्सिक्वेंट सेल के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। कहता है एक्शनेबल क्लेम सारे जाओ 3 को रख लिया जिसने कान पकड़ के, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, ठीक है। और इनके ऊपर भी जीएसटी कैसे लगेगा वैल्यूएशन के चैप्टर में देखेंगे। बाकी सबकी छुट्टी, वो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी जी, वो अनसिक्योर्ड डेट्स वाली, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्या नहीं, ऑल इन वे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जी इंडिया में बैठे बैठे आपने गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बेच दिए, ठीक है। तो आप तो बड़ी पहुंची हुई चीज हो जिसमें इंडिया में बैठे बैठे चाइना से यूएस में गुड्स बेचती है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इट। गुड्स इंडिया में कभी एंटर हुए ही नहीं, चाइना से सीधा आपने यूएस में डिलीवर करवा दिए, पैसे आ गए। और वो कहता है कि जी वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं और इंडिया में एंटर करने से पहले ही वो अगर आपने वेयर हाउस में पड़े पड़े किसी और को बेच दिए तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है, ठीक है। सेम इज द हाई सी सेल्स, ठीक है। हाई सी सेल्स मतलब आपके जो गुड्स थे वो अभी यूएस से इंडिया में आ रहे हैं, अभी समुद्र में है जी, गोते खा रहे हैं और आप बीच में ही वो गुड्स को बेच के चले गए। आपने वो गुड्स 2 करोड़ के इंपोर्ट किए थे, आगे 2.5 करोड़ में बेच दिए, अब वो गुड्स अभी समुद्र में ही अभी आ रहे हैं, तो वो कहते हैं इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जब वो बंदा 2.5 करोड़ रुपए के गुड्स इंपोर्ट करेगा तब उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लग जाएगी और आईजीएसटी तब लगा देंगे। तो वो कहते हैं कि जी अगर बीच में ये गुड्स बिकते भी रहते हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने तो एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस के ऊपर गुड्स के ऊपर टैक्स लगा देना है। ओके फिर वो कहता है कि जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी अथॉरिटीज की कोई सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है जिसमें दे आर एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी और उसके ऊपर फिर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर से बोल रहा हूं, नोटिफाइड एक्टिविटीज ऑफ द ट्रांजैक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी ने की है जिसमें वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी डील कर रही है और अगर उन्होंने नोटिफाई कर रखा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। विच आर अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी से क्या मतलब है, तो यहां पर ना मैं एक बात और हाईलाइट करना चाहता हूं, ये जो है यहां पे सिर्फ पावर की बात चल रही है जी, पावर है टू नोटिफाई, ठीक है। सो लोकल अथॉरिटी में पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल और द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डेवलपमेंट बोर्ड और द रीजनल काउंसिल, ये सारे लोकल अथॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। तो हमने कहा कि सर अच्छा इनके पास पावर है कि अगर ये चाहे तो नोटिफाई करके अपनी किसी भी एक्टिविटी को एग्जम्प्ट करवा सकते हैं इन विच दे आर नॉट डीलिंग एज अ बिजनेसमैन, दे आर डीलिंग एज अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो हमने कहा कि सर ये पावर को उन्होंने यूज किया, तो कहता है यस दे हैव यूज्ड इट। और उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज की थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमने पंचायत का कोई काम एज अ पंचायत की कोई सर्विसेज दी है, ठीक है, जिसमें अब पंचायत बहुत सारे काम करती है जी, इरिगेशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है, आपके फैसले फूसले करवाती है, तो उन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पंचायत के जौन से भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट कहती है कि जी स्टेट गवर्नमेंट ना अपनी स्टेट में लिकर लाइसेंस बेचती है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं होगा,
ठीक है। और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, आपने अपनी स्टेट को ड्राई स्टेट रखना है या पंजाब की तरह वेट स्टेट रखना है, ठीक है। तो जब से आपकी सरकार आई है आपको पता है बहुत ज्यादा वेट स्टेट चल रही है, ठीक है। अब रात को 12-12 बजे तक खुले हुए हैं और सस्ती दारू, ठीक है, गोवा बना के छोड़ा हुआ है। सो इन दैट केस जीएसटी नहीं लगेगा जी। नेक्स्ट वो कहता है कि जी क्लैरिफाई कर दूं, सिर्फ लिकर लाइसेंस के ऊपर जीएसटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कोई और लाइसेंस दे रखे हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाहिए उसके ऊपर जीएसटी है, आप पासपोर्ट लाइसेंस बनवाने चाहिए, पासपोर्ट बनवाने चाहिए उसके ऊपर जीएसटी है, ठीक है। बाकी सभी लाइसेंसेस के ऊपर जीएसटी है, बट लिकर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और लिकर लाइसेंस आपको चाहिए तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। फाइन जी, आगे वो ये बात बोल रहा है माइनिंग राइट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिविलेजेस, लाइसेंसेस सबके ऊपर जीएसटी है, लेकिन लिकर के ऊपर नहीं है। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जी अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो वो कहता है कि आप एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाकर अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसके ऊपर टैक्सेबल है, ठीक है। जैसे मेरा अकाउंटेंट मेरे को कहता है कि सर आपने मेरे को अकाउंटेंट रखा है, ठीक है, बट जीएसटी की रिटर्न मैं भर दूंगा लेकिन 2000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा उसके पर रिटर्न। तो ये जो 2000 रुपए वो एक्स्ट्रा ले रहा है वो एज एन एम्प्लॉय नहीं ले रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करें, दैट केस इट विल बी टैक्सेबल। सेम बात आगे दोबारा से लिखिए, सर्विसेज सप्लाइड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर टैक्सेबल। ये पॉइंट अच्छा है। वो कहता है कि एम्प्लॉय ने कुछ पैसे रिसीव किए एम्प्लॉयर से क्योंकि उसे नौकरी से प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर दी, ठीक है। ये बड़ी कंपनीज ऐसा करती हैं, आपको नौकरी पे रखती है तो वो गारंटी देती है कि आपको 6 महीने से पहले नहीं निकालेंगे, बट अगर उन्होंने आपको 6 महीने से पहले निकाल दिया तो वो आपको 2 लाख रुपए कंपनसेशन पे कर रहे हैं, वो सप्लाई नहीं है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड द वाइस वर्सा, वो आपको भी बोलते हैं 6 महीने से पहले हमें छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो आपको हमें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर आपने भी वो 2 लाख रुपए दिए तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। नॉन कम्पीट फीस, ये पहले भी आया था, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि जी हम आपसे कम्पीट नहीं करेंगे और उसके 10 लाख रुपए, ये बिजनेस इनकम मानी जाती है, हेंस इट इज टैक्स। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी स्टार मार्क करने, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सीएस के लिए तो और भी ज्यादा। तो डायरेक्टर्स में 2 तरह के डायरेक्टर्स होते हैं जी, एक एम्प्लॉय और एक इंडिपेंडेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, अगर एम्प्लॉय डायरेक्टर जैसे कि एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पूरा दिन हमारे पास ही पड़े रहते हैं, सो इन दैट केस उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो एम्प्लॉय है। बट अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। एक और बात बताता हूँ, डायरेक्टर्स के ऊपर हमेशा जो जीएसटी वो आरसीएम में लगेगा, रिवर्स चार्ज में, कंपनी खुद जमा करवाएगी, डायरेक्टर को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। गॉट? नेक्स्ट इज द कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर के अंदर पॉइंट आया, जैसे दिहाड़ी पे अगर आप लोगों को रख लेते हैं तो हमने कहा कि सर ये भी एम्प्लॉयज हैं, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। बड़ी बार फैक्ट्री के बाहर एक व्हाइट बोर्ड लगा रहता है, उस पर वो बोलते हैं कि जी 10 मजदूरों की जरूरत है, काउंट करके अंदर लेते हैं, शाम को सबको 500 रुपया पकड़ाते हैं और छुट्टी, कहते हैं कल की कल देखेंगे, आज काम कर किया और आज की पेमेंट लो और जाओ। संदाट के उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेगा, उसे एम्प्लॉयज ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसी को बुलाया है, जैसे कि सिक्योरिटी वालों को आप बुलाते हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर गनमैन आता है, ठीक है, विद लाइसेंस्ड गन के साथ, तो आप जो कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर आपका एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, सो इन दैट केस आप जो कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर आगे अपने गनमैन को पे कर रहा है, शायद वो उसका एम्प्लॉय हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट आप जब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसी को नौकरी पे रखते हैं और आप फिर उस पर्सन को नहीं पे करते बल्कि किसको पे करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी लग जाएगा क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन है, प्रिंसिपल टू एम्प्लॉय नहीं है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और द ट्राइब्यूनल, जो कि फॉर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स आपको दी जा रही है, और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारी कवर अप हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस वाली भी हमने कर ली, एमपी, एमएलएस, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है। और वो कहते हैं ड्यूटीज परफॉर्म बाय द चेयरपर्सन और द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज। फिर फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चरी सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं है। सेल ऑफ लैंड के ऊपर तो कभी भी नहीं है। सेल ऑफ बिल्डिंग के अंदर वो कहता है 5B में पकड़े गए कि नहीं, अगर पकड़े गए तो जीएसटी है, अगर वहां पे नहीं पकड़े गए तो जीएसटी नहीं है। दोबारा से लिख रहा है जी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड रिपीट। अगले पेज पे आ रहे हैं एक्शनेबल क्लेम, सबको जाने दिया, 3 को रख लिया, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। आउट एंड आउट सप्लाई समझते हैं, मतलब इंडिया के बाहर से ही खरीदा और इंडिया के बाहर ही दे दिया, विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, हेंस नो जीएसटी। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, वेयर हाउस में पड़े थे जी गुड्स कस्टम एरिया के अंदर ही, ठीक है, और वहीं पे आपने बड़े बड़े बेच दिया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। और हाई सी सेल ट्रांजैक्शन, गुड्स अभी समुद्र में थे और आपने गुड्स को किसी को बेच दिया और उसने भी आगे बेच दिया और फिर उसने भी आगे बेच दिया, सब ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी नहीं है। पर जब वो गुड्स इंडिया में एंटर होंगे तब उसके ऊपर जीएसटी
लग जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 22 के ऊपर आ रहे हैं और वो कहता है कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ये जब चाहे बाइफर्केशन कर सकते हैं। वो शेड्यूल 2 के अंदर ना ये बताते हैं किसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इन्होंने कहा कि अगर हमें पता लगा कि कल कभी और झगड़ा हो गया किसी और आइटम को लेकर, तो हम बता देंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा किसके कहे पे चलती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। अब वो कहते हैं थोड़ी सी बातें आपको और बताना चाहता हूँ। सेल्फ सप्लाईज के ऊपर जीएसटी लग सकता है। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास अलग अलग रजिस्ट्रेशन हैं, चाहे विद इन द सेम स्टेट या फिर विद इन द सेपरेट स्टेट, मतलब अगर आप 25(4) या 25(5) में पकड़े गए, इन दैट केस सेल्फ सप्लाई के ऊपर भी जीएसटी लग सकता है, विद कंसीडरेशन और विदाउट। जॉब वर्क के ऊपर जीएसटी नहीं है, ठीक है। जॉब वर्क के ऊपर अगर आपने गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजे हैं तो ये बहुत बड़ा फेवर है जी। नहीं तो वो गोल्ड शॉपकीपर, ठीक है, ज्वेलरी वाला कभी गोल्ड स्मिथ को सामान भेजेगा ही नहीं अगर उसे जीएसटी लग जाएगा। तो जॉब वर्क के ऊपर अगर आप गुड्स को भेजते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन जॉब वर्कर का जो बिल है, लेट अस उसने 2 लाख रुपए के सेट के ऊपर पॉलिश किया और आपसे 1200 रुपए मांगे, 1200 के ऊपर जीएसटी है, ठीक है। लेकिन 2 लाख रुपए के जो गुड्स गए और आए वापस, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। और जो फ्री वारंटी में आपने गुड्स दिए, गवर्नमेंट ने कहा उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। हमने कहा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। वो कहता है कि सर एक्चुअल में ना, जैसे आईफोन का बड़ा फेमस था, ठीक है। वो कहते हैं कि जी ये रिपेयर नहीं करते, ये नए ही दे देते हैं, ठीक है। फोन भी नया देते हैं, एयरफोन्स, चार्जर, वायर नया ही पकड़ा देते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं। वो कहते हैं इन्होंने पहले कैलकुलेट कर रखा होता है कि हमारे 20% रिपेयर में आएंगे, 20% हमें वारंटी में फ्री में नया डालना पड़ेगा, तो उसके प्राइसेस ये पहले से ही बढ़ाकर अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। सो इन दैट केस वो कहता है कि अगर कोई फ्री वारंटी में आपने गुड्स दिए तो उसके ऊपर ये जीएसटी भी नहीं लगाते और आईटीसी भी रिवर्स करने को नहीं बोलते, क्योंकि उसकी कंसीडरेशन ये पहले ही ले चुके हैं। उसको आप ये मत सोचना कि ये विदाउट कंसीडरेशन है, ये विद कंसीडरेशन है। उसके पैसे इंक्लूडेड थे पहले से ही जब उन्होंने आपको मोबाइल बेचा था। तो नेक्स्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ द प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये अगर आपको याद हो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने कहा सर कंटेंट, मटेरियल सब कुछ हम देंगे, आप सिर्फ मन लगा के प्रिंट करो, ठीक है, तो ये एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लेकिन अगर डिजाइन भी वही दे रहा है, सॉरी डिजाइन भी हम दे रहे हैं और आपने, सॉरी इसमें क्या था, कंटेंट ऑथर ने दिया लेकिन उसकी सेटिंग, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सामने वाला करके दे रहा है, देन इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सर सारा डिजाइन मेरे पास बना हुआ है, आप सिर्फ मेरे को एनवेलप्स, लेटर कार्ड प्रिंट करके दे दो, सो इन दैट केस उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। आरबीआई ने ना सभी बैंक्स को मैंडेट कर रखा है कि आपको इतना तो प्रायोरिटी सेक्टर को फंडिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर किसी बैंकर ने प्रायोरिटी सेक्टर में फंडिंग नहीं की और किसी और बैंक ने एक्स्ट्रा कर रखी है तो वो उससे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ठीक है, अपने पैसे देकर उससे प्रायोरिटी सर्टिफिकेट्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट खरीद बेच लेते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी है। उन्होंने कहा कि जी इसे गुड्स माना जाएगा। और तो इसमें ना ज्यादा वैसे आपको डेप्थ में उतरने की जरूरत नहीं है कि क्या होते हैं, बट अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स खरीदे बेचे हैं तो उसको गुड्स मान के उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट और ऑल द इलस्ट्रेशन जस्ट फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके अंदर ये एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और आगे 100 जगह ये वर्ड यूज होगा एग्जाम्प्ट सप्लाई, तो ये बहुत ध्यान से हम कर लेते हैं। कहता है एग्जाम्प्ट सप्लाई वो होता है जिसके ऊपर टैक्स रेट निल रेट ऑफ टैक्स है, मतलब टैक्स रेट वाले कॉलम में निल लिखा हुआ है, और या फिर टैक्स रेट तो 18% है लेकिन वो होली एग्जाम्प्ट है, 50% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, 100% एग्जाम्पशन अगर है तो उसे एग्जाम्प्ट गुड्स कहा जाएगा। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, includes non-taxable supplies. Non-taxable supplies like supply of land, sale of land, ठीक है। अब आप कहेंगे सर वो तो सप्लाई ही नहीं है, ठीक है, hence इसको यहां पे कवर अप। और बताऊं लिकर की जो सेल है वो नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेवाई किया जाएगा, सर दैट इज वो नॉन टैक्सेबल है, hence it will be covered under the definition of exempt, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ना जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट कहेगा 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की, तब वो कहेगा कि जी थ्रेशोल्ड को चेक करते हुए टर्नओवर में एग्जाम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड करनी है। तो अगर मैं 2 करोड़ रुपए की लिकर बेच रहा हूं और 5 लाख रुपए की टैक्सेबल सप्लाई या 5 लाख रुपए की यूनिफॉर्म बेच रहा हूं तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर लिकर तो आएगी नहीं, लिकर आएगी उस थ्रेशोल्ड को कंप्यूट करते हुए, क्योंकि लिकर इज नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल इज एग्जाम्प्ट सप्लाई, और एग्जाम्प्ट सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होती है।
तो ये एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई क्या है वो तो आपको पता ही है, जिसके ऊपर टैक्स लगती है, तो हमने 7(1)(a) में भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें था टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है, कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इनवर्ड सप्लाई जो मैं रिसीव करता हूं, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई जो मैं आगे सप्लाई करता हूं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई। दो है जी, कॉम्पोजिट सप्लाई और द मिक्स सप्लाई। जब आप दो गुड्स को, एक गुड या एक सर्विसेज को या दो सर्विसेज को बंडल बनाकर बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि सर ये या फिर तो नेचुरली बंडल्ड है या आर्टिफिशियली बंडल्ड है। नेचुरली बंडल्ड मतलब सारे ही ऐसे बेचते हैं, जैसे मोबाइल के साथ चार्जर हो गया, ठीक है, जैसे मोबाइल खरीदने के साथ 1 साल की गारंटी मिलती है, ठीक है, कि खराब नहीं होगा। गाड़ी खरीदने के साथ गारंटी वारंटी मिलती है, तो ये बंडल ऑफ सर्विसेज या बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो वो कहता है कि अगर तो वो नेचुरली बंडल्ड है तो उसमें से आप ढूंढो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है और सभी के ऊपर वही रेट लगाया जाएगा। जैसे मोबाइल और चार्जर, मोबाइल पे लेटर से रेट है 12 और चार्जर पे 18, बट अगर आप दोनों चीजें इकट्ठे खरीद रहे हैं और ये नेचुरली बंडल्ड है तो फिर ओवरऑल 10,000 के मोबाइल पे 18% नहीं 12% टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर हमें पता लगा कि वो मिक्स्ड सप्लाई है, मिक्स सप्लाई में कहता है कि जो कॉम्पोजिट नहीं है, कॉम्पोजिट नहीं है मतलब जो नेचुरली बंडल नहीं है, जो आर्टिफिशियली बंडल है, ठीक है, आपने खामखा का बंडलिंग की हुई है दो गुड्स की या दो सर्विसेज की, जबकि वो नेचुरली बंडल नहीं है, तो वहां पे वो कहता है द रेट विल बी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। तो अगर दो गुड्स जो आपने मिक्स किए, एक पे है रेट 12 और एक पे है 18, तो हमने कहा दोनों की अलग अलग वैल्यू बता दो। अगर आप बोलते सर मेरे को अलग अलग नहीं पता, मेरे को तो लमसम पता है, तो वो कहता है कि फिर दोनों पे 18 लगा दो। इसमें एक और बात, मिक्स सप्लाई में अगर 3 गुड्स थे, एक पे रेट है 0%, एक पे है 6% और एक पे है 18%, और फिर से जीएसटी ऑफिसर ने कहा तीनों की अलग अलग वैल्यू बता दो। हमने कहा सर तीनों के इकट्ठे नहीं बता, बंडल बनाकर भेज रहे हैं, तो कहता तीनों पे 18 लगा दो। हमने कहा 0 पे भी, वो कहता है यस, आपने को अलग बताई नहीं ना, रे मैं भी क्या करूं, ठीक है। सो मजबूरी है, अगर उसमें से कोई एग्जम्प्ट गुड्स भी हैं तो उनके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा, हाईएस्ट रेट। सो ये टैक्सेबिलिटी इसमें दोबारा से लिखा हुआ है कॉम्पोजिट सप्लाई के केस के अंदर, तो वो कहता है कि प्रिंसिपल सप्लाई का रेट सबके ऊपर लग जाएगा, लेकिन अगर वो मिक्स्ड सप्लाई है मतलब आर्टिफिशियली बंडल्ड है इन दैट केस, और आप हमें अलग अलग वैल्यू नहीं बता रहे, तो हम हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगा देंगे। That is it from this chapter.